सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को, और आज हमारे साथ हैं हमारी प्यारी बुआ। तो सभी को मेरा नमस्कार और प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मंजरी को नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और उसके साथ साथ मंजरी, आज विजय दिवस है, बड़े गर्व का दिन है, तो सभी श्रोताओं को हम सब की ओर से, विविध भारती की ओर से विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई ये दिवस जो है वाकई गर्व का दिवस है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे यात्रा के कुछ किस्से अपने साथ लेकर हाजिर हैं हम, क्योंकि हमारे साथ बुआ हैं तो बहुत सारे किस्से तो होने ही वाले हैं। तुम लोगों ने तो कभी घुमाया ही नहीं, अब हमसे कहोगी कि किस्सा बताओ। तो घुमाने कहाँ ले चलोगी? बस ले चलेंगे पन्ना, लेकिन बुआ तो कहीं ना कहीं तो घूम के आती रहती है ना। पन्ना तो जगह है? अच्छा, शायद वो मध्य प्रदेश वाला पन्ना है। अच्छा, तो चलेंगे पर्यटन स्थल के लिए। और उसके साथ साथ भाई आज क्या दिन है? खास दिन? आज खास दिन है क्योंकि आज सखी विशेष की बात करते हैं हम लोग। अच्छा। तो उसमें गायिका पद्मश्री वसुंधरा कोमकली के बारे में बात करेंगे और विजय दिवस है आज। तो और उसके साथ साथ बात करेंगे क्यों भूल गए सालगिरह। तो भाई इस तरीके के जब दिवस भूलते हैं तब क्या क्या होता है और क्यों भूलना चाहिए और क्यों नहीं भूलना चाहिए, ये भी बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। और हमारे सभी लिखेंगे कि भाई कैसे क्यों भूल गए, कभी क्या उनको सुनने को मिला कि क्यों सालगिरह भूल गए। तो बड़ी सामान्य सी चीज है भूलना, और उसके बाद ये सुनना कि भूल गए। लेकिन इसमें बड़ा मजा आता है, कुछ अलग तरीके के अनुभव होते हैं और अलग अलग तरह से लोग भूलते हैं। किसी किसी वजह से भूल जाते हैं और किसी वजह से कुछ चीजें याद आ जाती हैं। चलिए देखते हैं इसके कितने रंग हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो दिन है वो खास है। हमारे बहुत सारे साथियों ने साझा किया है, तिरंगा झंडा, वंदे मातरम, सब कुछ लिखकर भेजा है। और देश की बात है तो जाहिर है कि 16 दिसंबर सन 1971 का युद्ध हम सबको, बहुत सारे लोगों को याद है। हम लोग भी बहुत छोटे थे, थोड़ा थोड़ा याद है किस तरह से ब्लैकआउट होता था। तो इस दिन भारत ने पाकिस्तान को हराकर विजय पताका फहराई और एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। 1971 की शुरुआत से ही दुश्मन युद्ध की रूपरेखा बना रहे थे और दुश्मन सेना के सैनिक तानाशाह में जनता पर जुल्म करने शुरू किए। शरणार्थी भारत में प्रवेश लेने लगे, लोगों पर हो रहे अत्याचार की खबरें आने लगी। तब भारत पर दबाव पड़ने लगा कि भाई वो कुछ तो करे। जी, और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शॉ से राय ली और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतरने की बात कही। दिसंबर में ही दुश्मनों के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार करना शुरू किया और पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया था। जी हाँ, भारतीय सेना ने डट कर मुकाबला किया और अंततः विजय हासिल हुई। वैसे यहाँ पर मजाक की बात नहीं है, वाकई भारतीय सेना जो है वो वर्ल्ड फेमस है। और दुश्मन देश को करारी पराजय मिली, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। जी, और इस युद्ध में करीब 3000 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया और इनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी जीत को जैसे विजय दिवस के मनाया जाता है। और हमारे साथियों ने बहुत तरह से कमेंट लिखा है। किसी ने लिखा है कि आज के दिन ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया और उसकी याद में आज का ये दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में जनरल मानेक शॉ की भूमिका सबको याद है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पाकिस्तान के ये लिखते हैं 90,000, कुछ लोग लिख रहे हैं 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया गया था। और ये इन्होंने अपनी याद ताज़ा की है कि तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके पहले जब 1962 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन दोबारा जब पाकिस्तान के साथ 65 में हुआ तब मैं कक्षा पहली में पढ़ता था। उस वक्त उम्र 7 साल थी और वो युद्ध मुझे याद है। उस वक्त पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाया करता था, सभी घरों की बिजली गुल हो जाया करती थी या कर देते थे, ताकि दुश्मन देश के युद्धक विमानों को कोई भी ये ना पता चले कि कौन सा शहर है, कहाँ पर बिजली है, कहाँ पानी है,
ताकि उन्हें बम गिराने में आसानी न हो। तो ये ब्लैकआउट वाली जो स्थिति होती थी मंजरी, वो हम लोगों ने भी देखी और वो बड़ी हाँ नहीं हम लोगों ने तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, और वाकई बड़ा अजीब सा मंजर होता था। शाम को घर में मोटे मोटे पर्दे डाल दिए जाते थे, अगर कहीं जरूरत हो लाइट जलाने की भी तो ऐसा हो कि आपके घर की रोशनी बाहर न जाए। और स्वयं सेवक दल अपने ही मोहल्ले के किसी एक को बना दिया जाता था जो चौकीदारी करता था, हाँ निगरानी करता था कि कहीं से कोई रोशनी बाहर तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से सेना तो अपनी मुस्तैद रहती है, हमारे नागरिक भी जुट जाते हैं, है ना? बिल्कुल। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाप रोशन सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू,
देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। भाई देशभक्ति गीत जितने भी सुनो कम लगते हैं ना? बिल्कुल कम लगते हैं। और देखिए बुआ जी, हमारे पास सखी के कमेंट्स आ चुके हैं। तो ये क्या? लिखा है हमारी एक सखी, श्रोता सखी ने, कि जरा याद करो कुर्बानी उन वीर मतवालों की जिनको वतन के सामने सूझ रही ना प्राणों की, जो तन मन धन वैभव छोड़कर देश पर मिटने चले हैं। नमन करते हैं इन वीरों को जो मृत्यु तक लड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। और बिल्कुल सही बात है कि इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने का ये दिन है। खास तौर से हम तो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, है ना। और बहुत सारे लोग जैसे कि याद रह जाते हैं, ऐसे ही जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लेखक हो चाहे कोई कलाकार हो अपनी कला, और ऐसे ही संगीत के लोग भी अपनी कला के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा बने रहते हैं। और ऐसी ही है गायिका पद्मश्री वसुंधरा कोमकली जी। पद्मश्री वसुंधरा कोमकली एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका है जिन्हें वसुंधरा ताई के नाम से जाना जाता है। और आपका जन्म 23 मई सन 1931 जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। और आपके पिता विश्वनाथ श्रीखंडे जमशेदपुर में काम करते थे। माँ रमाबाई श्रीखंडे बहुत ही सुलझी हुई और घरेलू महिला थी। तीनों भाइयों मनोहर, सुधाकर, विद्याधर और 2 बहनों में ताई वसुंधरा चौथे नंबर की थी। और बड़े भाई की इच्छा थी मंजरी की उनकी बहनें संगीत सीखें और खूब यश कमाएं। ताई की बहन प्रभा दिलरुबा बजाती थी और ताई को सुर बहुत पसंद आए। उस समय की उथल पुथल में पिताजी का स्थानांतरण इसी बीच कलकत्ता हो गया, यानी आज का कोलकाता। तो पूरा परिवार जो है कलकत्ता आ गया। बड़े भाई मनोहर की नाटकों में रुचि थी और वे चाहते थे कि वसुंधरा गाना गाएं। तो घर में पूरा देखो ना भाई संगीत का माहौल था। ताई कहती थी कि मुझ पर मेरे भाई का ऋण है, अगर वे प्रेरित ना करते तो मैं कभी संगीत की ओर उन्मुख नहीं होती। और उस समय कलकत्ता में मराठी लोग बहुत कम थे और ये पूरा परिवार बहुत लोकप्रिय था क्योंकि बच्चे बेहद प्रतिभाशाली थे। और यहीं पर इनकी मुलाकात कुमार गंधर्व से हुई। उन्हीं से सीखने के लिए वे मुंबई चली आए और इन्हीं से बाद में इनका विवाह हुआ। वे गुरु और उनके पति दोनों थे, जीवन साथी बन गए। भाई यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब घर की जिम्मेदारियों के साथ आप अपनी रुचि भी बरकरार रखेंगी, जैसे कि वसुंधरा जी ने किया कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ संगीत साधना में लग गई और सुबह से उठकर रसोई से कुमार के शिष्यों को रसोई में लग जाती थी और कुमार के शिष्यों को सीखते हुए देखती रहती थी। और साथ साथ ऐसा नहीं है केवल देखती थी, खुद भी सीखती रहती थी। क्या बात है। और देखिए मतलब काम का काम और साथ में देख देख के साधना भी। और देवास के एक विद्यालय में संगीत शिक्षिका भी रही। और कुमार जी के घर में मित्रों और अतिथियों का तांता लगा रहता था और वसुंधरा माँ अन्नपूर्णा की भांति किसी भी मेहमान को खाली नहीं जाने देती थी। और वे घर पर ही संगीत पर ध्यान देती थी और कुमार जी के कई कार्यक्रमों में बराबरी से शिरकत करती रहती थी। और कई बार कुमार जी को लगा कि शिष्यों के साथ उतनी अच्छी संगत नहीं बन पा रही है जितनी उनकी सहधर्मिणी वसुंधरा से। वे उनकी योग्यतम शिष्य हैं, उनको ऐसा लगा, और जो उनका साथ दे सकती है, इसीलिए संगत कलाकारों के रूप में वे उपस्थित रहती थी। बिल्कुल। और कई बार कुमार गंधर्व जी का स्वास्थ्य खराब
हुआ जैसे या गला बैठ गया तो वसुंधरा जी ने उनका सहयोग दिया गायकी में। मंच पर कुमार जी ने अप्रतिम प्रस्तुतियां दी हैं, हम सब जानते हैं, सुना है हमने। और ताई ने उनके साथ गीत वर्षा, गीत हेमंत और गीत बसंत जैसे कार्यक्रम किए। साथ ही त्रिवेणी के द्वारा कबीर, सूरदास और मीरा के दर्शन को भी संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन सभी कार्यक्रमों में ताई की संगत बराबर की थी। मला उमजले बाल गंधर्व कार्यक्रम के बाद पुल देशपांडे ने मंच पर जाकर कुमार जी से कहा कि आज यदि कार्यक्रम सफल हुआ है तो 60% तुम्हारा और 40% वसुंधरा का है। मालवा में रहकर ताई ने कुमार जी से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ कबीर, मीरा, सूरदास की वाणी को भी आत्मसात किया और मालवा के लोक संगीत को बहुत कौतुक के साथ देखा, परखा और सीखा। उन्होंने अपनी पुत्री कलापिनी और पोते भुवनेश को भी ये विरासत में शिक्षा दी और आज वे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और यही नहीं, अपने पति के मृत्यु के बाद संगीत की लहरियां वसुंधरा जी के लिए थम सी गई थी एक बार तो। उस वक्त उस्ताद अमजद अली खान ने ताई को कहा कि वे संगीत की अक्षुण्ण परंपरा को जारी रखें और पुनः संगीत के विशाल संसार में लौटें। तो हम यहाँ पर स्वर लहरियां एक बार बिखेरते हैं और उसके बाद इस बात को जारी रखेंगे। बिल्कुल।
क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा ये अलग ही दुनिया में चले गए ना हम लोग। जी खो सी गई थी बुआ आप, है देखो ना, लौट कबीर आइए, के लौट सब आइए। भजन ऐसे ही हैं। अगर निर्गुण और निर्विकार की बात करें, निराकार ब्रह्म की, तो सच बात है कि बिल्कुल दूसरी दुनिया है। लगता ही नहीं कि इस दुनिया के हम लोग हैं। अच्छा ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ बुआ जी कि तब वसुंधरा जी अपना सारा दुख भूल करके लगातार 22 वर्षों तक गाती रही और अपने अंदर सुप्त संगीत लहरियों को ऐसा बहाया उन्होंने, मानो उनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती आकर बैठ गई हो और देश के अनेक हिस्सों में बड़े बड़े कार्यक्रम करती थी। उन्हें प्रतिष्ठा के साथ मूर्धन्य एवं वरिष्ठ गायिका के रूप में देखा जाने लगा। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए साल 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया और साल 2009 में संगीत नाटक अकादमी मिल गया। और भाई कुमार गंधर्व जी की गायकी की बात करें तो भाई वर्ल्ड फेमस है जी, जैसे और हमारी बुआ वर्ल्ड फेमस है। है ना? देखो भाई ऐसा है ना कि पूरे मोहल्ले में तो ये वर्ड फेमस है कि हम लोग जो बात यहाँ बताते हैं, कोशिश करते हैं कि सब बढ़िया हो और ऐसी हो कि आपको अच्छी लगे और जो सही हो बहुत हद तक, है ना, कोशिश यही रहती है। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं कि निर्गुण की बात आती है तो निर्भय निर्गुण जैसे हम लोगों ने तो सुना ही दिया अपने साथियों को, वहीं कुमार गंधर्व जी की बात आती है तो उड़ जाएगा पंछी अकेला, ये भी बहुत लाजवाब गीत है उनका। तो पंक्तियां ही बहुत अच्छी लग रही हैं, उड़ जाएगा पंछी अकेला, है ना, बिल्कुल सच्चाई को बयां करता हुआ। जी हाँ, तो वसुंधरा जी की आत्मा के पोर पोर में संगीत की अनुगूंज थी और अनहद नाद उनकी सांसों से स्पंदित होता रहता था। वे सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की वो चोटी हैं जहां पहुंचने के लिए अथक साधना, प्रयास, कड़े अभ्यास और दम तोड़ने वाला रियाज और सबसे ज्यादा अपने गुरु के प्रति जो समर्पण होता है उसकी आवश्यकता होती है ना मंजरी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और संगीत के प्रति समर्पण की जरूरत होती है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत सीखना प्रारंभ कर दिया था। वे ग्वालियर घराने के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हिंदुस्तानी संगीत की एक पुरानी ख्याली परंपरा थी। और वसुंधरा कोमकली जी का देहांत 29 जुलाई 2015 को मध्य प्रदेश के देवास में उनके निवास स्थान पर हुआ। वसुंधरा एक बड़ी सी नदी सी थी जो कालजयी समंदर में विलीन हुई और एक अनहद नाद का समंदर बन गई। बिल्कुल, और उन्होंने असंख्य सीपियों को सराहा, पुचकारा, प्यार दिया। सारी सीपियां प्रवाह में बहने लगीं। ऐसे बिरले लोग इस धरा पर आते हैं जो दूसरों में अवगुण खोजने के बजाय स्वयं में धैर्य, सहन शक्ति, समर्पण और संयम रखकर साधना में लीन हो जाते हैं और लगातार सृजन से रचनाओं का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर देते हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, चाहे वो कुमार गंधर्व जी हों या वसुंधरा कोमकली जी। तो इनको याद करते हैं हम। एक और मन है ना सुनने का इनके आवाज में, इनके स्वर में? नहीं, इनकी आवाज में तो नहीं, हम कुछ मतलब दूसरा सुनते हैं, लेकिन दूसरा गीत सुनते हैं उसी भाव का, कुछ इसी तरीके के भाव का। तरह का कि ये भी मेरा एक बहाना हुआ ना कि बहाने से हम बता रहे हैं कि कुछ अलग तरह का गीत सुनते हैं। अच्छा। उलझ गए नैना किसी से नहीं कहना।
मैं चलूं हौले, मैं चलूं धीरे धीरे, मैं चलूं हौले हौले, मेरे साथ कोई आए ना, तेरे सिवा मेरे साथ कोई आए ना। तुझ बिन सोनी मोरी अटरिया, तुझ बिन सोनी मोरी अटरिया, ढूंढ रही तो है तरसी नजरिया, तरसी नजरिया। मैं तुझे हाय, मैं तुझे जब न पाऊं तो और घबराऊं, मेरे दिल पे कोई छाए ना, तेरे सिवा मेरे दिल पे कोई छाए ना। उलझ गए नैना किसी से नहीं कहना, उलझ गए नैना किसी से नहीं कहना, मेरे मन को कोई भाए ना, तेरे सिवा मेरे मन को कोई भाए तो अच्छा बुआ गीत जी था। प्यारा सा गीत था ना, अच्छा लगा आपको? किसकी फिल्म, किसका स्वर, ये सब हम बताएंगे कि तुम बताओगी? नहीं नहीं, हम ही बताएंगे। ये मार्वल मैन का ये गीत है और सुमन कल्याणपुर की आवाज है। क्या बात है। तो भाई लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अब 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब अब हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अब तो ये वर्ड फेमस है कि सबको ध्यान से रहना है, घर आने के बाद साबुन से हाथ धोना है। अब इतने तो समय से हो रहा है तो सबको तो याद ही है, याद ही रहना चाहिए। अरे लेकिन सड़क पर निकलो मंजरी तो ऐसा लगता है कि सब लोग भूल गए हैं, ये सब चीजों को घर पे रख दिया है, मास्क ये घर बुआ पे। तो बिल्कुल दिखता है कि लोग मास्क भी लगाए हैं अगर ना, तो फिर नाक खुली और मुंह बंद है। तो भाई आपके हवा तो आप सांस तो नाक से लेंगे ना, तो उसको तो बंद करिए। ऐसा सुबह भी हमने देखा तो हमें लगा कि हम एक हमारी बहनी थी तो मनुआ रोक के कहते, बहनी ऐसा है ना कि नाक से जाएगा संक्रमण होगा, मुंह से नहीं जाएगा। तो मुंह पर तो लगा हुआ और नाक से सरक चुका था। तो पता नहीं क्या लोग सोच रहे हैं भाई, जो भी सोच रहे हैं। देखिए ना, पार्क में सुबह जाओ टहलने तो देखो तो हाथ में पकड़े हैं और कान में तो मोबाइल का वो लगा हुआ है प्लग, और गाने सुन रहे हैं। उसको ढक्कन से बंद कर दिया कान को। हाँ, वो तो ढक्कन से बंद है और मास्क को हाथ में कड़े में फंसा के रखा है। तो ये भी दिखता है। तो भाई ऐसे सब दिखता है हम लोगों को। सब दिखता है हम लोगों को, सब उनको समझ नहीं आता है। और जब कुछ हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि फिर हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, जाएंगे फिर जहाँ जाना होता है दिखाने के लिए। लेकिन ये है कि साथियों, ये हंसी मजाक की बात जरूर है, लेकिन दिक्कत होती है। और आप ये सोचिए कि ठीक है हम बीमार पड़ गए, हमने अपना इलाज कर लिया, लेकिन पूरी व्यवस्था इससे चरमराती है और दिक्कत होती है। तो ये बेहतर हो कि हम बीमार न पड़े, हमें अस्पताल न जाना पड़े, डॉक्टर को हम एंगेज न करें, है ना। और हम ये सभी बातें इसीलिए तो बता रहे हैं कि जो ऐसा लोग करते हैं सुबह सुबह तो ना करें और अपना मास्क लगा कर ही टहलें, वो ज्यादा सही है। ईयर प्लग भले चाहे ना लगा हो, लेकिन मास्क लगा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और छोटे छोटे बच्चे, हमने अभी कल ही देखा कि पार्क में थे, उनकी मम्मी ने, बच्चे तो ज्यादा ही अलर्ट है, तो बच्चे को मास्क नहीं दिया तो बोले मम्मी हमारा मास्क लाओ, तो मैंने बड़ा उन्होंने जेब से निकाल के दिया। वाह क्या बात है। मतलब छोटे से बच्चे थे, 2 बच्चे भाई बहन। तो उन्होंने, तो भाई अब पार्क में तुम बहुत जाती हो, देखना पड़ेगा कहाँ जाती हो, लेकिन फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, अंतराल का समय हो गया।
तो फिर ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। लेकिन भाई दोस्तों की ओर से हम ये जानना चाहते हैं कि तुम सुबह शाम पार्क में क्यों जाती हो? बस टहलने जाते हैं, सुबह ताजी ऐसा? हवा मिलती है बुआ। और शाम मत। को? शाम को भी जाते हैं। बच्चों को देखने जाती नहीं, हो? बच्चों को देखने नहीं। शाम को हम, सुबह बच्चे दिख जाते हैं, शाम बड़े दिख जाते हैं। क्या बात तो है। उस समय तुम मास्क लगाती हो कि नहीं, ये पहले हम तो बताओ। मास्क लगा के ही टहलते हैं। और बस सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि बातचीत के माध्यम से पन्ना घुमा सकते हैं। तो चलते हैं पन्ना। पन्ना चलते हैं बुआ। और पन्ना शहर की जो वो जो है वो हीरा की नगरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और ये मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ये स्थित है। और जब आप पन्ना में जाएंगी तो वहाँ की खूबसूरती तो भाई देखते हुए बनती है। एक बार आप जरूर जाइएगा। और क्या खास क्या है वहाँ? मतलब वो तो शांत है, निर्मल है, सदाबहार वहाँ पेड़ है, जंगलों की से अटे हुए घास के मैदानों से वो घिरा रहता है। और यहाँ पर दुर्लभ जो है जीव जंतु है, क्या बात है। अभ्यारण्य है, पक्षी वृंद और हीरे की खदानें हैं, और जो बहुत ही देखने योग्य है, दार्शनिक। क्या बात है। तो यहाँ पर वास्तुकला भी बहुत खूबसूरत है, मंदिर बहुत सारे हैं। प्रणामी समुदाय के जो लोग हैं, संप्रदाय समुदाय के अनुयायी यहाँ पर बहुत हैं। इनके लिए खास तौर से पवित्र स्थल है यहाँ पर। पन्ना एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी किलकित प्रदेश से आता है। वाकटाक वंश की उत्पत्ति स्थल है और नाग वंश की कुल देवी पद्मावती किलकिला नदी के तीरे विराजित है, मतलब उसके किनारे पर। और इसके कारण इसका नाम पन्ना और पद्मा और बाद में परना, झिरना और फिर बढ़ते बदलते बदलते पन्ना हो गया। 1675 में बुंदेलखंड के शासक बुंदेला नरेश छत्रसाल द्वारा उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ के आदेश पर राजधानी बनाए जाने के कारण इस शहर का महत्व बढ़ गया। और यहाँ पर ऐतिहासिक संगमरमर गुम्बद वाली स्वामी प्राणनाथ मंदिर भी है। और श्री बलदेव जी का मंदिर जो कि लंदन पैलेस श्रेणी पर आधारित है। और पन्ना में कई जगह घूमने की है, जैसे पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान, और ये प्रमुख नेशनल पार्क है, और जो कि छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है। और यहाँ बाघ के साथ अन्य जंगली जानवर जैसे तेंदुआ, भालू, हिरण और बंदर, अनेक तरह की आप यहाँ पर चिड़ियों को भी देख सकते हैं। क्या बात है। तो बुआ जी यहाँ पे चलना चाहिए अपने को, है ना। पांडव गुफा है, झरने हैं, कई सुंदर झरने हैं। ये एक कुंड पर आकर गिरता है। झरने के सामने ही एक गुफा बनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर पांडवों ने निवास किया था। यहाँ पर शिवलिंग भी है। पांडवों ने ही इसकी स्थापना की थी, कहा जाता है ऐसा। और इस जगह की छटा बहुत ही मनोरम, मोहक और शांत है। और देखिए ना, यहाँ पर एक किमासन जलप्रपात भी है। अच्छा। और हिनौता गेट की तरफ जाने वाले रोड में ही ये किमासन झरना है, और ये पन्ना नेशनल पार्क में ही स्थित है। और बरसात के दिनों में यहाँ की बहुत खूबसूरती देखने लायक होती है बुआ। तो बरसात में जाना चाहिए, लेकिन अब तो बरसात में जाने का मतलब है कि हम अगले साल ही जाएंगे। नहीं नहीं, बस 6 महीना है, फिर आ जाएगी बारिश कि। और ये झरना बहुत ऊंचाई से गिरता है, नीचे कुंड बना है। इसमें ऊपर से देखने तो पता चलता है कि पानी करीब 25 से 30 फीट ऊपर से गिरता है। और यहाँ का जो श्री पद्मावती देवी मंदिर है, इसे पद्मावती शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता का दाहिना पैर गिरा था। और मंदिर के पीछे किलकिला नदी बहती है। और ये मंदिर पन्ना जिले में अजयगढ़ बाईपास रोड पर स्थित है। प्राणनाथ जी मंदिर पद्मावती पुरी धाम बड़े क्षेत्र में फैला है और प्रणामी लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। जैसा कि हमने पहले बताया, मंदिर में कांच का काम देखने योग्य है। और यहाँ म्यूजियम भी है, जिसमें प्राणनाथ जी की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और श्री राम जानकी मंदिर भी है यहाँ पर। रामनवमी के समय बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इसकी नक्काशी यहाँ की बहुत खूबसूरत है। और श्री जुगल किशोर जी का भी मंदिर बुंदेला वास्तुकला का दर्शन कराता है। और श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति मन को प्रसन्न कर देती है। और ये मंदिर बहुत विशाल है बुआ। और यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की टेकरी है, और जहाँ से शहर का नजारा और उसका विहंगम दृश्य जो है देखा जा सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अजयगढ़ का किला है, और इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा गुमान सिंह ने करवाया था। बहुत सारी मूर्तियां हैं, शिलालेख हैं, कई आकृतियां हैं, और जिससे कि समझ में आता है कि ये क्या है, रहस्य क्या है। कहीं चौखुटे आकार में है, कुछ अक्षर कुछ है लिखे, कुछ अंकों में लिखा है, और एक पहेली जैसा लगता है। किले का रहस्य
कुछ कुछ समझ में आता है अगर आपको ठीक से घूमे तो। यहाँ ताला चाबी भी तराशी हुई है, प्राचीन लिपि है जो लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। और बेनी सागर लेक है, धर्म सागर लेक है। कुल मिलाकर पन्ना जो है वो सर्दियों के मौसम और बारिश के मौसम में घूमने लायक है। पन्ना जाने के लिए जो निकटतम हवाई अड्डा है वो करीब 40 किलोमीटर दूरी पर खजुराहो हवाई अड्डा है, वहां पर जाना पड़ता है। और यहाँ से आप बस या कार से जा सकते हैं। पन्ना का कोई अपना रेलवे स्टेशन नहीं है बुआ जी, सोच अपना लीजिए क्या है, वो तो अपने को उसको समझ लेता है अपना। जो जहाँ आसपास सतना होते से हैं। जाओ चाहे खजुराहो से हाँ। जाओ, सब उसी का है। बिल्कुल। और यहाँ पर आप सड़क मार्ग द्वारा यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। पन्ना से भोपाल, इंदौर के लिए नियमित बस सेवा है, जहाँ से आप शहरों तक वापस जा सकते हैं और आ सकते हैं। और हीरो का शहर जैसे तुमने कहा, तो भाई हमारे साथी समझ ही रहे हैं कि बहुत सारी खदानें यहाँ प्रसिद्ध हैं। मझगवां हीरा की एकमात्र एशिया की खदान है। यहाँ काफी संख्या में लोग काम करते हैं और अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा छत्रसाल उद्यान, दलहन चौकी, झरना, जिला पुरातत्व संग्रहालय, भपतपुर बांध, रहेन जलप्रपात, केन घड़ियाल सेंचुरी, बृहस्पति कुंड झरना, बेनी सागर जलाशय और भी बहुत सारे आसपास स्थान हैं जिनको देखना चाहिए हमें। बिल्कुल। और जब देखिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पर व्यंजन तो होते ही हैं, तो वहाँ के व्यंजन का स्वाद भी ले सकते हैं। तो मतलब देखने वाली चीज भी और खाने वाली चीज भी बताओगे? उसके अच्छा। बुआ तो मजा ही नहीं आती जब तक खाने कहीं जाओ और खाओ ना, है ना। तो वहाँ की खुरचन दूध से बनी मिठाई बहुत पसंद है। और वहाँ पर आंवला बहुत होता है, तो वहाँ के मुरब्बा बहुत अच्छी तरह से बनता है, खास होता है। और एक और बात है, वहाँ पे गक्कड़ भरता होता है, कहलाता है। ये कंडे की आग पर तैयार किया जाता है, इसकी खास बात। और इसमें बैंगन, प्याज, टमाटर, लहसुन को तेज आग में भूना जाता है। और गेहूं के आटे की बनी गक्कड़ यानी मोटी रोटी वो कंडे की गर्म राख पर रखी जाती है और उसी से उसको ढक देते हैं आग से। उसी में वो सिकती है और उसका स्वाद जो है वो बेमिसाल, मिट्टी की खुशबू आती है। और फिलहाल तो हम सोच रहे हैं कि कुछ गीत सुने या फिर हाँ बिल्कुल, अगर तुम गीत सुनाओगे तो इससे अच्छा क्या, नेकी और पूछ सुना दो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओई लो तारारारू, ओई लो तारारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। क्या बात है। तो ये छत्रसाल के बारे में एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि बाकी चीजें वर्ड फेमस है, ये भी वर्ड फेमस है छत्रसाल जी की। लेकिन ये जो गीत, पहले मंजरी ये बताओ तुम बिटिया, ये जो गीत सुनाया है या ये इसी के लिए बना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, हीरे की तो खदान मिल अलग जाए? है, ये इसके भाव अलग है। अच्छा, हमें लगा भाई हम तो सिनेमा नमा देखते नहीं है, हम क्या पता तुम्हें मालूम हो। चलिए पन्ना वाला ही गीत सुना लेते हैं, है ना। तो वो हम बहुत कोई बहाना नहीं बढ़िया। करेंगे, क्यों? लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए क्यों सालगिरह क्या आप कभी भूली? बताइए। किसकी, अपनी की दूसरे की? पहले तो जन्मदिन की बता दीजिए। नहीं मतलब क्योंकि वही देखिए तो शादी पूछ की रहे तो हैं। नहीं भूलेंगी आप, लेकिन जन्मदिन की भूली कि नहीं, क्यों नहीं भूलेंगे ये बताओ। भूल ऐसी सकते क्या खास, हाँ क्यों नहीं भूलेंगे? अच्छा, तो फिर क्या भूलने होता का अपना ही मजा होता है ना। है? हाँ, लेकिन अगर भूल जाते हैं तो फिर होता क्या है? लेकिन देखो ऐसा होता है ना, हमारी बहनें मैंने बिटिया लोग बहुएं भूलती नहीं है ये सब। बिल्कुल और नहीं ये सब भूलती। लड़ने के एक तो बहाने भी है, बहुत बढ़िया बहाना है। बहुत एकदम है ना, हाथ क्योंकि पुरुषों बाएं- को तो याद रहता नहीं है, हमारे भाइयों को। बिल्कुल। भाई हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं, सारे भाई हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं सुन ले, क्योंकि सच बात है कि हम लोग बहुत अच्छे से पूरे दिन यही जोड़ जोड़ के बैठे रहते हैं। हाँ, बिटिया लोग कि कब हमारी शादी की सालगिरह पड़े या जन्मदिन पड़े और कब हमको उपहार हाँ। मिले, और अगर भूल गए हैं और उससे ज्यादा इंतजार तो ये रहता है कि सामने वाला भूले तो हम कह सकेंगे देखा भूल गए। हाँ, वो सबसे जरूरी है बुआ जी। और अगर भूल जाते हैं तो भैया उस दिन तो पतियों की खैर नहीं, जी सोच हाँ। लीजिए। वही हाल भाइयों का होता है, वही पिताओं का भी होता है, ऐसा हाँ, नहीं है और कि कई बार पिताजी- अगर वैसे तो पत्नियां कम, भाई वगैरह कम जी। पत्नियां कम भूलती हैं, लेकिन भाई थोड़ा ज्यादा भूलते हैं। जी। लेकिन अगर भूल जाते हैं तो वो भी जानते हैं कि अपनी पत्नी को कैसे मनाना है, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट विफ्ट ला के दे देते हैं। है ना? हाँ, क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है शादी एक ऐसे व्यक्ति के बीच का बंधन है जो कभी भी वर्षगांठ याद नहीं रखता और दूसरा जो उन्हें कभी नहीं भूलता। तो भाई ऐसा होता है।
बिल्कुल ना? ऐसा होता है। और जब अगर रूठ जाए तो भी मना भी लेना चाहिए, और कैंडल लाइट डिनर करा दीजिए आप, या घर में ही आप मोमबत्तियां वगैरह लगा के बढ़िया जी। खाना अपने हाथ का बना के खिला दीजिए। और कुछ नहीं तो फूल पत्ती ही ले आइए, फूल ले आइए, और हाँ। बढ़िया अपना गिफ्ट करिए, गजरा वजरा करवा लाइए, खरीद लाइए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको दे करके आप मना लेना चाहिए। और लेकिन पहले भूलें तब तो ना। हाँ, अब ये तो बताएंगे कि कभी वो भूले तो फिर क्या हुआ, उनके क्या ऊपर हुआ? क्या मुसीबत आई है ना। जी। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो भूल गए, तो उनकी पत्नी लड़ी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें मनपसंद चीज दिला दे जो तुम्हें लेना हो। तो वो बोली चलो बाजार, और बाजार गई तो जाके ज्वेलरी शॉप पे खड़ी हो गई। जी। अब भाई उन्होंने कहा था तो उन्हें पूरा करना करना तो एक पड़ा। बाली उन्हें खरीदनी पड़ गई। तो ऐसे भी हो जाते हैं कि भूले तो भाई आपकी जेब पर भारी पड़ गई भूला जी, की। हाँ। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई भूलना नहीं है, और चाहे तो भाई भाई लोग डायरी बना लें, उसमें जी, लिख लिया करें। लेकिन अच्छा बुआ जी, आजकल जब से फेसबुक आया है तो उसमें तो आप सुबह खोलेंगे तो पता चल जाता है कि किसका जन्मदिन है। सही बात है, ये तो भूलने भी नहीं देता, वो सारा मजा ही खत्म हो गया। हालांकि हमारे एक साथी ने बड़ी समझदारी की बात लिखी है, हालांकि ये समझदार होना भी चाहिए कि नहीं, ये तो हमारे बाकी श्रोता बताएंगे। ये लिख रही हैं कि मेरे को अब सालगिरह का कोई क्रेज नहीं रह गया है, क्योंकि अब समझ आ गई कि ये दिन भी सब दिनों के जैसा ही है। क्या हमने जन्म लेकर किया, इसके बारे में सोचने का मन करता है। एक दिन, बरस, सब तो बीत ही रहा है। इस समय का सदुपयोग करके कुछ ईश्वर की प्राप्ति या पसंदी के हो जाए, ये लक्ष्य रखते रहो। तो ये बात तो सही है, लेकिन मना देना चाहिए भाई। ऐसे मत सोचिए कि आप दिन आपका गुजर रहा है, खत्म हो रहा है ना। और देखिए ना, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि जन्मदिन हो या सालगिरह, जी, मैं जल्दी भूलती नहीं हूँ। जो भी मेरे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार हैं, पर कभी भी ऐसा होता है कि भूल ही गई। अभी हाल में ही दूर में एक नंद की, रिश्ते की नंद की शादी की सालगिरह, सारा दिन याद रहा और शाम को भूल गई। और दूसरे दिन फोन किया तो बोली कैसे भूल गई। मैंने भी हंसते हुए बोली कि नंद रानी भूल ही नहीं, आप पार्टी में बिजी होंगी और थक भी गई होंगी, इसलिए दूसरे दिन फोन किया। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद आज आप निश्चिंत होकर स्वीकार करेंगी। वो खुश भी हो गई। क्या बात ये है? तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी नंद रानी को मना लिया। भैया ये तो वर्ड फेमस बहाना हो गया। हमें लगता है बाकी लोग भी नहीं, बाकी लोग भी इसको गांठ बांध लेंगे, और अगली बार जब ऐसा होगा तो बस तुरंत खोल देंगे कि भाई ये हुआ था। तो ये याद रखना, तो हमने देखो ये हो ना कि बहनें कम भूलती हैं, तो भाई जब ज्यादा भूलते हैं तो भाई उनकी वो तो फंसना ही पड़ता है। फिर क्या करें, कहीं बच आप जा तो सकते नहीं है ना। तो बस इसी तरह के आप इसके लिए जैसे तुमने फूल पत्ती कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए कि चलो ठीक है, बोल दो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद हम सरप्राइज पार्टी कुछ रख दो। हाँ, वो ताकि सबसे अच्छा है। हाँ, कुछ तो भाई करना पड़ेगा। 1 दिन बाद कर दो, उसमें कह दो कि भाई आज तुम्हारी शादी थी, तुम बिजी थी, कल मैं विदा करा के लाया था, तो आज पार्टी करना। हाँ, है ना, ये बात भी सही है। तो ये बुआ बहुत अच्छा तरीका हमें लगता है। इसमें सखियां जो भी पत्नियां हैं वो भी खुश भी हो जाएंगी कि हाँ ये तो अच्छा। और एक बात सही तुमने कहा कि जिस दिन जयमाल होती है या जिस दिन मतलब बारात आती है दरवाजे पर, या लड़के वाले जाते हैं, लड़की वाले हों, दोनों दिन, विवाह उस दिन होता है लेकिन संपन्न दूसरे दिन होता है। तो भाई आप ये बहाना बना सकते हैं, सबको हम ये टिप दे रहे हैं। बहाना है। हाँ, कि इस दिन तुम घर आई थी, या हम उस दिन हम तुमको लेकर आए थे, दोनों एक दूसरे से ये कह सकते हैं। मन करे बुआ जी तो गाना लगा के नाच भी लेंगे, आज मेरे यार की शादी। क्या बात है ना। तो और मेहंदी लगा के रखना, इस तरह के गाने गा ले। तो यानी कि अब मंजरी का गीत सुनने का मन है। हाँ। है ना। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली। जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर, चांदनी की गंगा। सांस तेरी मधुर मधुर, जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर,
ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। तुझे होके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। तन है एक मन है एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है एक मन है एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। तो ली मैंने कसम ली, और बुआ जी मैंने कसम ले ली कि आप हमारे साथ यात्रा पे चल रही हैं, और ये वर्ल्ड फेमस बात है ना? कहाँ देखो, कार्यक्रम के बाद तो हम जा रहे हैं राजस्थान, क्योंकि हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर, आइए और यहाँ पर चाय पीजिए गुड़ और अजवाइन वाली। बुआ हम भी पियेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं, आपको ये इंदौर बुला रहा है तो अच्छा। कहाँ चलोगे ये बता दो तुम। तो भाई जा तो एक ही जगह सकते हैं, पहले एक जगह जाते हैं, लौटते सब इंदौर आके कर लेंगे, जो भी वो पिलाएंगे खिलाएंगे, ठीक है है ना? क्योंकि जब यात्रा करो तो बड़ा मजा आता है, यात्रा के तो बहुत किस्से हो जाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने और भी कुछ लिखकर भेजा है। वो लिखकर भेज रहे हैं कि दाल बाटी कहते हैं बुआ जी, गेहूं के आटे की बनती है, कंडे की आग में सेक कर बनाई जाती है, साथ में बैगन को उसी आग में भूनकर भरता बनाया जाता है, और इसके साथ चना दाल या तुअर की दाल फ्राई भी बनाई जाती है। दाल बाटी भुर्ता। तो भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। भाई हमने तो आज मध्य प्रदेश की बात की थी, पन्ना की, तो वहाँ जो कहा जाता है, लेकिन हाँ दाल बाटी चोखा भी होता है, भरता भी होता है, तो इस तरह से अलग अलग जगह होती है। लेकिन जो हम घूमने की बात कर रहे थे, हमारे कुछ साथी कहीं और जा रहे हैं ना मंजरी, कहाँ जा रहे हैं? एक जगह एक लिखा है कि हम अपने दोस्तों के साथ 2 साल पहले अपने 2 व्हीलर से शिरडी और शनि शिंगणापुर जाके आए। वो जो यात्रा हमने की, उनके किस्से अभी भी याद है, और अब हम फिर से हम सभी दोस्त इसी महीने जा रहे हैं उन किस्सों को ताजा करने। तो भैया वहाँ जा रहे हैं तो कुछ अच्छा बच्चा खाइएगा, शिरडी में बढ़िया खाना मिलता है, खाना खाना खाना। और जब देखिए ना, जब हम कहीं ट्रेन से जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, चटपटी लच्छेदार बातें होती है, तो कहीं बच्चों की चकल्लस होती है, कहीं जो आपस में महिलाएं मिल जाएंगी तो खूब गपशप मारती हैं। तो क्यों पुरुष लोग कम मारते हैं क्या? वो भी मारते हैं, तो वो जब मारते हैं ना तो ऐसे राजनीतिक दरवाजे पे चले जाते हैं वो लोग। हाँ, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं कि बस पूछिए मत, किसी के आलोचना विश्लेषक बन जाते हैं, और ऐसी बातें होती हैं राजनीति की बातों में। तो मंजरी एक बात हमें समझ में ना आया आज तक कि हमारे सब लोगों को
कैसे पता चल जाता है कि फला नेता क्या सोच रहा है, ये सोच के उसने ये किया, वो सोच के उसने ये किया, बस वो या अपनी- किसी भी व्यक्ति के बारे में हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि उसके मन में ये है। वैसे जब चर्चा होती है तो ऐसे ही होती है, ऐसे और ही चर्चा होती है, और चर्चा कितनी लंबी चलती कुछ हाँ, पता नहीं चलता है। यानी कि पूरी यात्रा में इस तरीके की चर्चा का अपना हाँ, मजा है, चटकारे लेते हैं और इसका। बुआ जी जब एक कोई अखबार लेता है ना, तो दूसरे की नजरें और 4-5 लोगों की नजरें उसी अखबार पे लगी हाँ। रहती है। जो सामने बैठते हैं वो तो पूरा ही पढ़े रहते हैं पीछे का हाँ। पन्ना, और जैसे ही वो छोड़ता है एक पेज, वो कहेंगे भाई साहब ये हम ले लें, तो वो लेके वो पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। नहीं नहीं, पूछने की भी क्या जरूरत है, तो अपना ही अखबार होता है। अपना, और कई बार तो ऐसा हमने देखा है हाँ। कि जब जिन्होंने अखबार लिया है वो तो पढ़ लिए, जी। और जब वो अगले का स्टेशन आया तो जो दूसरा यात्री था वो उतरने लगा, बोला भाई साहब आपके काम ना हो तो हम ले लेंगे, हमें हाँ। हमें एक न्यूज काम की है। तो भाई कौन इतने उसके पैसे के लिए सोचेगा, दे हाँ, देता है नहीं, अखबार। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने अखबार खरीदा, बाकी पूरी ट्रेन के उस कंपार्टमेंट के लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद अगर उतरते वक्त अगर आपने मांग लिया कि भाई हमें दे दीजिए हमारा अखबार, हम ले जाएंगे, तो वो ऐसे आंख देखते हैं कि अच्छा आपको चाहिए अभी, हाँ। भाई अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अब आप छोड़ दीजिए, जी। नहीं तो चाहें तो आप इस स्टेशन पर न उतरें, अपना गंतव्य छोड़ दें, लेकिन अखबार जरूर छोड़ दें। और तो ऐसा भी होता है, और कई बार बुरा होता है कि कोई जो है टिकट नहीं लिए होते, तो भैया वो तो टीसी का इंतजार करते हैं कि आएगा तो कई क्या बहाना बनाएंगे, उनके चेहरे पर क्या हवाइयाँ उसको भी उड़े- अखबार थमा देते नहीं हैं? वो अखबार नहीं वो अपनी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ऐसे लोग हाँ। जो नहीं बिना टिकट होते हैं, जी। बिना टिकट वाले यात्री, तो वो अपने उधेड़ बुन में लगे रहते वैसे हैं, हमारे उनके टीटी चेहरे भाई साहब लोग जो हैं वो काफी, उनकी तेज निगाहें होती हाँ, हैं, वो पकड़ समझ भी जाते लेते हैं। हैं, पकड़ भी बिल्कुल। लेते हैं। और जो कई बार होता है अगर एक आपने चप्पल उतारी है, जी। तो आपने अपनी चप्पल अटैचेस निकाली, तो वो सार्वजनिक चप्पल हो जाती है। हाँ। अब यात्री कहेंगे भाई बहन जी पहन जाए, बहन आप मना नहीं कर सकते। दूसरा कभी कभी क्या होता है, एक आपकी सीट है उस पे कोने पे आके टिक गए एक यात्री, और थोड़ी देर बाद पूरा फैल गए, अब लो सीट हमारी, और आराम से वो टेढ़े में हो नहीं, गए। उसके बाद मजा तो तब आता है हाँ। जब आप कहती हैं कि थोड़ा सा सरक जाइए, तो वो कहते हैं आइए आइए, आपको दे देते हैं, जगह दे देते हैं। हाँ। मतलब आपके ही सीट पर आपको उस तरह से बैठाते हैं कि लगते हैं उन्होंने कुछ आपको दिया है। हाँ। तो भाई उस तरह से किस्से होते हैं, लेकिन भाई अगर यात्रा की बात हो ना, तो हम लोगों को पूरी और कहना चाहिए आलू की सब्जी जो खास बनती है वो ट्रेन वो वाली, लेके। उसका मजा ही अलग होता है ना। बिल्कुल। और ट्रेन में जब वो क्या कहते हैं कि चने वाला आता है, हाँ। तो भाई उसकी तो जो महक उठती है मूली और नींबू वाली जो धनिया की, तो नहीं, लेकिन आजकल ना खाना मंजरी बिल्कुल। तो भाई इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और सफ़र ज़रूर करें, लेकिन आजकल ख़ास तौर से जो बातें हो रही हैं, हम सिर्फ इसलिए आपकी यादों को तरोताज़ा कर रहे हैं ताकि आप खुद सफ़र न करें। और एक बात और है कि पानी वगैरह जो है साथ में लेकर चलें। स्टेशन पर उतरते समय ध्यान रखें, अगर संग में बच्चे हैं तो उनका खास तौर से ध्यान रखें, है ना। और एक बार और होता है कि जी। बुआ जी हमने देखा है कि क्या? जो बेचने वाले आते हैं, फेरी हाँ। वाले हैं, तो वो बड़ा घुमा देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं। ऐसे एक किस्सा था कि एक आया तो वो बोला कि 1 का 2, 2 का 4, गर्मा गर्म बड़ा पाव मुंबई का स्पेशल। अच्छा। अब तीखी चटपटी मिर्ची के साथ खाओगे तो सुबह तक याद करोगे, ऐसे बोल रहा है। फिर इसका क्या और मतलब हुआ? उसने क्या किया कि जब हम लोग सोचते हैं कि 1 रुपए में 2 बड़ा मिलेगा और 2 रुपए में 4 बड़ा मिलेगा। जब बड़ा पाव खा लेते हैं तब उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, 1 का 2 का मतलब है कि 1 बड़ा 2 रुपए का मिलेगा और 2 बड़े 4 रुपए के। यानी वो यात्रियों को कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, अब ये देखो भाई, वो तो सही है, आपने जो समझा, जो हमने चाहा था, क्योंकि हम अपनी वो फायदा ऐसा देखते हैं। उनका- बुआ जी हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से बोलते हैं कि अगर हमें नहीं ध्यान दिया तो हमें लगेगा कि तो नहीं ध्यान दिया ना, नहीं, तो गलती भाई, किसकी है? गलती वो पैसेंजर की है। लेकिन फिर वो झगड़ा हो जाता है सफर में। नहीं, वो यही भी तो बड़ा- बात है। देखो, हमें जो समझना होता है, क्योंकि हम हर चीज, जब हम पैसे अपनी जेब से निकालते हैं तो हम सोचते हैं कम से कम पैसे निकले, और जिसको जो बेच रहा है उसको लगता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, तो वो उस ढंग से बेचता है, और हम उसी दृष्टि से सोचते हैं कि हमारे जेब से कैसे कम पैसे निकलेंगे। तो भाई सब अपनी अपनी तेजी में है, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। हाँ, और हम दिमाग अपना चला रहे हैं कि अब देखिए सखी सहेली का समय समाप्त हो रहा है, तो हम लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार।